हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 5 कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल का तीसरा नियम, जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले आप मेंडल के 2 नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला जो था प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा था उसके बाद आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में मेंडल का पृथक्करण नियम। और ये है आपका तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप एक नियम के बारे में लिख के छोड़ देंगे, आपको तीनों नियम के बारे में लिखना है। अगर सिंपली पूछा गया है मेंडल का नियम लिखिए, तब आप तीनों लिखेंगे। अगर एक एक करके पूछा गया है कि मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, तब आप सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंडल के नियमों का उल्लेख कीजिए, तब आपको तीनों नियमों का उल्लेख करना है। ये वाला आपका तीसरा नियम है। इससे पहले के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें 2 नियम आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। इस नियम में देखते हैं मेंडल ने क्या बात कही थी। इस नियम के अनुसार आप लिख लीजिए, पहले फिर समझाती हूँ। इस नियम के अनुसार जब 2 लक्षणों को लेकर एक साथ संकरण करवाया जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, जब 2 लक्षणों को एक साथ लेते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण करवाया जाता है। तब युग्मक बनते समय दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, पृथक होते हैं तथा अपने लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित ठीक है। तो इसे एक बार समझ लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की चीज़ मैं नोट करवाऊंगी। देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या बात कही गई है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। इस नियम के अनुसार जब 2 लक्षणों को लेकर एक साथ संकरण करवाया जाता है, यानी कि आप सिंपली समझिए, जब संकरण प्रक्रिया होती है तब क्या होता है, तब युग्मक बनते समय दोनों लक्षणों के जीन जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये वाला कुछ यहाँ तक मिलता जुलता किससे है, पृथक्करण के नियम से मिलता जुलता है, यहाँ तक की बात। लेकिन जो बाद की बात है वो इम्पोर्टेंट नियम है कि जब वो अलग हो जाते हैं तो जो दोनों लक्षणों के जीन हैं वो एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं डालते। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। इसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी आगे लिखते चलेंगे आप, अर्थात
एक लक्षण का जीन अर्थात एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं तो ये सारी बातें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। उदाहरण हम वही लेते हैं जो हमने जी सेंटर क्रॉस में लिया था, गोल पीला, इसे मान लेते हैं नर, इसका संकरण करवाते हैं झुर्रीदार और हरे बीज के साथ, जिसे हम मादा मान लेते हैं। गोल और पीला यानी कि इसे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसे कहेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, आपको पता है ये है जन्म। अब देखिए इनके युग्मक क्या बनेंगे। इनमें युग्मक बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इनमें युग्मक बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब इनकी जो F1 पीढ़ी आएगी, F1 पीढ़ी जो संतान बनेगी वो बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको पता ही है। फिर से मैं बता देती हूँ, इसमें क्या लिया है, गोल और पीला बीज लिया है जिसका संकरण करवाया झुर्रीदार और हरे के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें युग्म बन गए, इसका एक आर आ गया, यहाँ से एक जीन आ गया, यहाँ से ऐसे भी छोटा जीन आ गया यानी कि स्मॉल आर आ गया, ऐसे यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया। तब ये मिल गए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाई गई, या कह सकते हैं पहली पीढ़ी की ये संतान उत्पन्न है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है ये इस वाई के लक्षण को कोई प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि जैसे आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर ये विषम युग्मज हैं, तो इसमें ये जो आर जीन जो उपस्थित है इसका वाई जीन से कुछ लेना देना नहीं है। ये अपना पीला रंग दिखाएगा और ये अपना गोल आकार दिखाएगा। ये एक दूसरे को कैसे भी तरीके से प्रभावित नहीं करते। तो वही बात लिखी गई है, अर्थात एक लक्षण का जीन, एक पहला लक्षण कौन सा हो गया यहाँ पर, राउंड यानी कि गोल आकृति, उसका जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते। दूसरा लक्षण कौन सा हो गया यहाँ पर, पीला, पीले रंग के जीन कौन से हो गए, बड़ा वाई छोटा वाई। ठीक है, यानी कि ये आर वाई पर कोई फर्क नहीं डालेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो वाई है ये आर पर भी कोई फर्क नहीं डालेंगे, दोनों अपने अलग अलग तरीके से लक्षण को दिखाते रहेंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ये वाली जो बात थी, ये कौन से नियम के अंदर आई, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत मेंडल द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो वो सभी आप नोट करते चलेंगे। अगला जो टॉपिक आया है वो आया है आपका व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहते हैं इसे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इसमें मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जनक में नर एवं मादा आपस में अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसे। जैसे आपको पता है, उदाहरण अगर हम बात करें यहाँ पर लंबा पौधा लिया, लंबा मटर का पौधा मतलब यहाँ पर मेंडल है तो उन्होंने उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट किया, तो लंबा पौधा अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर कौन से लंबे पौधे की बात हो रही है, मटर के लंबे पौधे की बात हो रही है। इसका संकरण करवाया बौना पौधा के साथ,
ठीक है। लंबे पौधे का आपको पता ही है, इसको दर्शाने के लिए हम प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा टी, और इसको मान लिया हमने छोटा टी, ठीक है, यानी कि जनक हो गए। अब मान लो इसे हमने नर मान लिया और इस बौने पौधे को हमने मादा मान लिया। देखते हैं क्या होता है, आपको पता ही है, युग्मक बनेगा, बड़ा टी आ गया, एक आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, ठीक है। और जब इनकी संतान उत्पन्न हुई तो वो इस तरीके की हुई, यानी कि संकर लंबा पौधा बन गया। ये क्या हो गई, F1 पीढ़ी की संतान हो गई, ठीक है। ये बात तो आपको पता है यहाँ तक की। लेकिन इस व्युत्क्रम संकरण में क्या किया जाता है, जनक की अदला बदली। कैसे, अब जैसे ये लंबा पौधे का तो माना था नर और इसे माना था मादा, तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब इसे मान लिया जाएगा मादा और इस बौने पौधे को मान लिया जाएगा नर। ठीक है, बात समझ में आई कि पहले लंबे पौधे को क्या माना गया था, नर, और बौने पौधे को माना गया था मादा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, अब लंबा पौधा हो गया मादा और बौना पौधा हो गया नर। तो क्या संतान जो पहले उत्पन्न हुई थी और जो बाद में उत्पन्न हुई है, क्या उनमें कोई फर्क आएगा, नहीं, क्योंकि युग्मक तो ऐसे ही बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है, व्युत्क्रम संकरण में जो संतान बनती हैं वो हमेशा एक समान रहती हैं, चाहे जनक में आपस में अदला बदली करवा दी जाए। आई बात समझ में आपको, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना, अदला बदली कर देना। जैसे आपको पता है, जैसे अगर मैं कहूँ 2/4, 2/4, इसका आप रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 4/2, इस तरीके से लिख देंगे इसे, है ना। यानी कि ये वाली जो संख्या थी ये नीचे आ गई और ये वाली ऊपर चली गई। तो इसे क्या कह रहे हैं, हम अदला बदली कर ले रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक बार जिसे नर माना गया था उसे अब मादा मान लिया जाएगा और जो मादा थी वो नर बन जाएगा। जो मादा थी वो अब क्या बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से अदला बदली हो जाएगी। जो पहले नर था वो बाद में मादा बन जाएगी और जो मादा थी वो बाद में नर बन जाता है। इस तरीके से अदला बदली किसमें हो रही है, व्युत्क्रम संकरण में करती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि जो संतान है वो नोट करने के बाद व्युत्क्रम संकरण में ही आप नोट कर लेंगे ये बात भी, संतान हमेशा समान रहती है, समान रहती है। इसमें व्युत्क्रम संकरण में, यानी कि भले ही आपने अदला बदली कर दी हो नर मादा की, लेकिन जो संतान उत्पन्न हो रही है वो कैसी हो रही है, वो बिल्कुल बराबर हो रही है, वही पहले जैसी ही हो रही है। अगला जो टॉपिक है व्युत्क्रम संकरण के बाद वो है पूर्वज या प्रतीप संकरण। पूर्वज या प्रतीप संकरण जिसे कहते हैं हम बैक क्रॉस। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा बैक क्रॉस क्या है, और आपने हिंदी में याद किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस प्रतीप संकरण में क्या किया जाता है इसे ऐसे समझेंगे आप। सेम वही उदाहरण लेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। ये बातें उदाहरण के रूप में ही समझ में आ सकती है। लंबा पौधा लिया, ठीक है, लंबा पौधा का आपको पता है बड़ा टी। यहाँ पर बौना पौधा लिया, इसको दर्शाया छोटा टी। अब इसकी युग्मक की अगर हम बात करें तो बड़ा टी आया और इसका छोटा टी आया। अब जो पहली पीढ़ी की जो संतान बनी वो ये बन गई। यहाँ पर आप सारी चीज़ लिख देंगे कि ये जनक है, ये युग्मक है और ये पहली पीढ़ी की संतान। यहाँ तक की बात तो आप सबको अभी तक समझ में आ चुकी होगी। अब क्या किया जाता है इस पूर्वज या प्रतीप संकरण प्रक्रिया में, क्या किया जाता है कि ये जो संतान बनी है इसका बैक क्रॉस करवाया जाता है जनक के साथ, जनक में से किसी के साथ भी, या तो इसके साथ संकरण करवा दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसके साथ संकरण करवाया जाता है।
मान लो ये नर है और ये मादा है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो F1 पीढ़ी की संतान आई है, इसका संकरण या तो नर के साथ करवा दिया जाता है या फिर मादा के साथ। तो आप इसकी जो परिभाषा है नोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पूर्वज या प्रतीक संकरण F1 पीढ़ी की संतान का संकरण जनक में से नर अथवा मादा किसी के साथ भी, जनक में से किसी के साथ भी करवा दिया जाता है। कैसे, इसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे, जैसे जो प्रथम पीढ़ी की जो संतान आई थी वो थी ये कैपिटल T स्मॉल t, इसका निषेचन करवा दिया अब नर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या आपके युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे, बड़ा T छोटा t, और इसमें मान लो आपका आ गया बड़ा T आ गया। तो क्या होगा, इसका निषेचन एक बार इसके साथ होगा बड़ा T, फिर इसका निषेचन इसके साथ होगा बड़ा T छोटा t। तो यहाँ पर क्या पता चला कि 50% लंबे, शुद्ध लंबे, 50% शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे, और यहाँ पे 50% संकर लंबे। आई बात समझ में आपको कुछ? एक बार ध्यान से देखेंगे इसे फिर से कि पूर्वज या प्रतिसंकरण में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी की संतान बनी है, यानी कि बड़ा T छोटा t, ये F1 पीढ़ी की संतान थी, इसका संकरण जनक में से किसी के साथ भी करवा देंगे, चाहे नर के साथ या मादा के साथ, चाहे तो वो लंबा पौधा हो चाहे वो बौना पौधा हो। तो जब लंबे पौधे के साथ करवाया तो क्या हुआ, सेम वैसे ही करना है आपको। इसके 2 युग्मक बनेंगे, बड़ा T छोटा t, इसमें से एक युग्मक आया यानी कि एक जीन आया, जिसे कह सकते हैं बड़ा T, इसको एक बार इसके साथ करवाया संकरण, तो बन गया बड़ा T। फिर इस छोटे वाले T का बड़े T के साथ करवाया तो बड़ा T छोटा t। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि 50% कैसे बन रहे हैं, ये लिखा है मैंने, 50% शुद्ध लंबे पौधे बन रहे हैं, बड़ा T, और 50% कैसे बन रहे हैं, संकर लंबे हैं, दोनों ही लंबे, लेकिन ये शुद्ध है क्योंकि इसमें दोनों T समान है, और ये संकर है क्योंकि इसमें एक बड़ा T है और दूसरा छोटा T बना है। अब देखते हैं इस F1 पीढ़ी का संकरण बौने पौधे के साथ करवा के। अब क्या किया, जो F1 पीढ़ी की जो संतान आई है उसका देखते हैं बौने पौधे के साथ करवा के संकरण। तो सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी युग्मक बन जाएंगे बड़ा T छोटा t, और यहाँ पर आप सारी चीज़ लिखते चलेंगे, ये हो जाएगा जनक, ये हो जाएंगे आपके युग्मक। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरीके से लिखा जाता है ये। तो इसका संकरण इसके साथ करवाया, इसका संकरण इसके साथ करवाया, बड़ा T छोटा t। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये बन गया आपका 50% संकर लंबे पौधे, इसकी बात की है। और ये कैसा बन गया, 50% कैसे पौधे बने, शुद्ध बौने पौधे बन गए, ये बात। ठीक है, आई बात कुछ समझ में यहाँ पे आपको क्या हुआ? तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो F1 पीढ़ी की जो संतान बनी थी, इसका बारी बारी से हमने बैक क्रॉस करवा के देखा। एक बार बड़ा टी जो कि शुद्ध लंबा पौधा था, और एक बार छोटा टी जो कि मादा था। एक बार वो नर था बड़ा टी और ये वाला मादा था।
इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम नाम देते हैं पूर्वज या प्रतीक संकरण या फिर बैक क्रॉस। लास्ट जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है परीक्षण संकरण, जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये सारे क्रॉस आपको याद होने चाहिए। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ठीक है, बैक क्रॉस क्या है, और परीक्षण संकरण जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जो मैं अब लिखवाऊंगी, वो क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है परीक्षण संकरण, जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसे आप लिख लेंगे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। लक्षणों के जीन की पहचान के लिए, लक्षणों के जीन की पहचान के लिए परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण होता है। अथवा और इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, अज्ञात जीनोटाइप वाले, अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे, अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे, अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का संकरण अप्रभावी, अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है, जिससे अज्ञात जीनोटाइप ज्ञात हो सके, अज्ञात जीनोटाइप ज्ञात हो सके। कैसे, फिर से ऐसे ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें क्या होता है, एक तरीके से हमें लक्षणों के जीन की पहचान करनी होती है, यानी कि हमें जीनोटाइप, आपको याद होगा पहले की वीडियो में आप देख चुके होगे, अगर समझ चुके होगे कि अनुपात जो है वो दो तरीके के होते हैं। अगर हम आनुवांशिकी की बात करें तो कुछ होते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात और कुछ होते हैं जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात कौन से होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं कि हाँ भाई ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, इस बीज का रंग पीला है, इस बीज का रंग हरा है, इस मटर के पौधे के पुष्प का रंग बैंगनी है, इसका रंग सफ़ेद है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, तो तब हम कहेंगे कि भाई 10 में से 6 पौधे तो लंबे हैं और 4 पौधे जो हैं वो कैसे हैं, बौने हैं। तो ये हो गया लक्षण प्रारूप अनुपात, ठीक है। और अगर हम कहें कि भाई जीन प्रारूप अनुपात क्या है, जिसे हम जीनोटाइप के नाम से भी जानते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो वो हम कब पता कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि लक्षण में कौन से जीन मौजूद हैं। तो इस परीक्षण का मकसद क्या है, इस परीक्षण का मकसद ये होता है कि लक्षणों के जीन की पहचान करना, कि लक्षण में कौन से जीन मौजूद हैं, अर्थात जीनोटाइप वाले पौधे का संकरण इसमें हमेशा अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाता है। जैसे अभी इससे पहले वाले संकरण में आपने क्या देखा था, बैक क्रॉस में क्या हो रहा था कि F1 पीढ़ी का संकरण हमेशा किसके साथ करवाया जाता था, F1 पीढ़ी का संकरण हमेशा या तो जनक में किसी से भी करवा दिया जाता था, चाहे वो प्रभावी लक्षण हो जो कि नर था, या फिर वो अप्रभावी लक्षण हो जो कि मादा थी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ जो संकरण करवाया जाएगा वो अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जाएगा। इसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो बच्चों अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे मान लो इस सेंटेंस में अभी क्या कहा गया, जो हमें क्या था, यहाँ पे मान लो कोई लक्षण है, हमने कहा कि भाई लंबा पौधा है, ठीक है, उसका संकरण हम करवा रहे हैं बौने पौधे के साथ, ठीक है, बौने पौधे के साथ। बौने पौधे का हमें पता ही है, बौना पौधा है यानी कि अप्रभावी लक्षण है, तो वो कैसा होगा, स्मॉल टी। लेकिन लंबा पौधा हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बड़ा टी ही हो, क्योंकि लंबा पौधे का लक्षण बड़ा टी छोटा टी, इन दोनों को ही हम लंबा पौधा कह सकते हैं। यानी कि हमें पता नहीं कि लंबा पौधे के अंदर कौन से जीन उपस्थित हैं, या तो ये भी उपस्थित हो सकता है और ये भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है। तो इनका ही पता लगाना कि ये लंबे पौधे के अंदर वास्तव में है कौन सा जीन, बड़ा टी है या फिर बड़ा टी छोटा टी है, ठीक है। ये पता लगाने के लिए ही कौन सा परीक्षण किया जाता है, टेस्ट क्रॉस परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, यानी कि दो कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये है, यदि F1 में सारे पौधे लंबे हैं, यदि F1 में सारे पौधे लंबे हैं तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप, बड़ा टी होगा। और यदि F1 में आधे लंबे हैं और आधे बौने हैं, तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी होगा। ये अगर हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिख के समझेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए कि यदि जो पहली पीढ़ी की जो संतानें हैं, F1 जनरेशन की जो संतानें हैं, उनमें सभी संतानें जो हैं वो लंबे आए, यानी कि सारे पौधे जो हैं वो कैसे आए हैं, लंबे आएंगे। पहले सारे ना लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए सभी, ऐसे लिखिए, सभी सही शब्द है। यदि F1 में सभी पौधे लंबे हैं तो अज्ञात पौधे का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, बड़ा टी होगा। इसको आप क्रॉस चेक करके देखिए, यानी कि क्या ये बात सही है। यहाँ पर इसे समझेंगे कैसे। ये कह रही है कि यदि F1 में सभी पौधे लंबे हैं तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी होगा। यानी कि मान लो हमें पता है कि अज्ञात पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी है, ठीक है। इसका हमने क्रॉस करवाया, आपको पता है कि परीक्षण संकरण में मैंने बताया कि हमेशा जो संकरण करवाया जाता है वो अप्रभावी लक्षण से करवाया जाता है, यानी कि छोटा टी। अगर हम इसकी बात करें, बड़ा टी आ गया, यहाँ पे छोटा टी आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसका संकरण करवाएं इसके साथ, तो ये आ गया बड़ा टी छोटा टी, फिर इसका करवाएं इसके साथ, बड़ा टी छोटा आ गया, फिर इसका करवाएं इसके साथ, बड़ा टी छोटा टी आ गया, फिर इसका करवाएं इसके साथ, बड़ा टी छोटा आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे सारे जो पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे पौधे हैं। अगर हम लक्षण देखें, सिर्फ हम यहाँ वैसे नहीं बात कर रहे कि इनके जीन क्या क्या है, अगर जीन भी हम देखें तो वो तो अलग है, परंतु ये सारे पौधे कैसे हैं, संकर लंबे हैं। तो ये बात तो सही हो गई कि F1 में सारे पौधे लंबे हैं, तो F1 में सारे पौधे लंबे ही तो आ गए, F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे ही आ गए कि यदि F1 में सभी पौधे लंबे हैं तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, बड़ा टी होगा, ठीक है। अब दूसरी बात को प्रूव करके देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि यदि F1 में आधे लंबे और आधे बौने पौधे हैं तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, बड़ा टी छोटा टी होगा। कैसे, इसे प्रूव करके देखते हैं। बड़ा टी छोटा टी, यानी कि मान लो हमें पता चल गया है अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो अज्ञात पौधा है जिसका जीनोटाइप निकल के आया है बड़ा टी छोटा टी, वो हमने यहाँ देखते हैं। इसका क्रॉस करवाया अप्रभावी लक्षण के साथ, छोटा टी के साथ। अब इसके युग्मक बनाओ, बड़ा टी छोटा टी,
इसका युग्मक बनाओ छोटा टी और छोटा टी। अब चाहो तो इसका एक ही युग्मक बना सकते हो, ये मत सोचना कि मैडम ने पहले वाले वीडियो में तो एक बनाया था, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 टी बना के दिखाए। इसका करवाओ इसके साथ, ये मैं इतना मिटा देती हूँ, आप नोट कर चुका हूँ। इसका करवाया इसके साथ बड़ा टी छोटा टी, फिर इसका करवाया इसके साथ बड़ा टी छोटा टी, फिर करवाया इसका इसके साथ छोटा टी, फिर करवाया इसका इसके साथ छोटा टी, यानी कि एक बार इन दोनों का करवाया इसके साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ, ये जो थे 50% तो पौधे लंबे थे और ये वाले कैसे थे 50% बौने पौधे बने। और दूसरी कंडीशन में यही बात तो कही गई थी कि यदि F1 में आधे लंबे हैं और आधे बौने हैं तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, बड़ा टी छोटा टी होगा। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 4 संतानें बनी F1 पीढ़ी में, 4 में से 2 पौधे कैसे थे, लंबे थे और 2 कैसे थे, बौने थे। तो कह सकते हैं आधे आधे, यानी कि 50% लंबे पौधे बने और 50% बौने पौधे बने। ये कब हुई कंडीशन, जब अज्ञात लक्षण का जीनोटाइप क्या था, बड़ा टी छोटा टी था। तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।